Welcome to the channel of KB Teachers Guild. So students, today we are going to start third chapter of class 7th history, which is the Delhi Sultans. दिल्ली के आसपास जो किंगडम फ्लरिश हुए, जिनकी कैपिटल दिल्ली थी, ये चैप्टर उन डायनेस्टीज और उनके सुल्तान्स के बारे में है. So in chapter 2 we saw that regions like Kaveri Delta became the center of large kingdoms. सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कावेरी डेल्टा क्योंकि बहुत फर्टाइल था तो वो सेंटर बन गया कुछ बड़े किंगडम्स का. चोलाज और पांड्याज में बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी इस पार्ट को रूल करने के लिए. डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल. दिल्ली को इंडिपेंडेंस के बाद पूरे देश की राजधानी बनाया गया, यानी कि हिस्ट्री में ज़रूर ये एक पावरफुल एक इम्पॉर्टेंट रीजन रहा होगा, लेकिन अभी तक हमने एक भी ऐसे किंगडम के बारे में नहीं पढ़ा है हिस्ट्री में जिसकी कैपिटल दिल्ली हो. तो ऐसा क्यों है? दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. इसका रीज़न ये है कि सिर्फ 12th सेंचुरी में ही दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी, उससे पहले ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था. टेक अ लुक एट टेबल 1. टेबल 1 को देखिए. ये टेबल है अबाउट द रूलर्स ऑफ दिल्ली. दिल्ली के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम आपको दिए हैं, उनका रूलिंग पीरियड और वो किन डायनेस्टीज को बिलोंग करते थे. सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था तोमर किंग्स ने, जिन्होंने वहाँ पर अर्ली 12th सेंचुरी यानी कि 1100 एंड समथिंग के स्टार्टिंग से 1165 तक रूल किया. और तोमर्स में इंपॉर्टेंट किंग थे अनंगपाल, उनका रूलिंग पीरियड था 1130 टू 1145. तोमर्स के बाद आते हैं चौहान्स, और ये दोनों ही राजपूत डायनेस्टीज को बिलोंग करते थे. चौहान्स का रूलिंग पीरियड था 65 टू 1192 और इसमें इंपॉर्टेंट किंग थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 1175 टू 92 रूल किया, यानी कि पूरी 12th सेंचुरी के स्टार्टिंग से लगभग एंड तक दिल्ली पर राजपूत डायनेस्टीज ने रूल किया. और राजपूत के बाद आते हैं अर्ली टर्किश रूलर्स. पूरी 13th सेंचुरी लगभग टर्किश रूलर्स ही रहे 1206 टू 1290. उसमें थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे 1206 टू 10. देन शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 टू 1236. रजिया सुल्तान, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर थी. रूलिंग पीरियड इनका बहुत कम है 1236 टू 40, क्योंकि वुमेन थी तो ज़्यादा लंबा इनको रूल नहीं करने दिया गया, अदरवाइज बहुत एफिशिएंट रूलर थी. उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन 1266 टू 87. टर्किश रूलर्स के बाद खिलजी डायनेस्टी आती है 1290 टू 1320. लगभग 30 साल इन्होंने रूल किया. इसमें है जलालुद्दीन खिलजी 90 टू 96, अलाउद्दीन खिलजी 96 टू 1316. उसके बाद तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414, लगभग 100 साल तक ये चला इनका तुगलक डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड. इसमें इंपॉर्टेंट है गयासुद्दीन तुगलक 1320 टू 24, मोहम्मद तुगलक 24 टू 51 और फिरोज शाह तुगलक 51 टू 88. दोनों ने ही लगभग 30 साल रूल किया है दिल्ली को. उसके बाद सैयद डायनेस्टी 1414 टू 51, इसमें खिज्र खान 1414 टू 21. उसके बाद लोधी डायनेस्टी 51 टू 26, 1451 टू 1526. बलबन लोधी इसमें इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने 1451 टू 1486 यानी कि लगभग 40 इयर्स तक इन्होंने रूल किया बलबन लोधी. चलिए इनके बारे में डिटेल में चैप्टर में रीड करेंगे. अभी आगे आते हैं. टेबल 1 को हमने देख लिया है. दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत्स. तोमर राजपूत ने सबसे पहले अपने किंगडम, अपने साम्राज्य की कैपिटल बनाया था दिल्ली को, हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स. अभी चौहान्स ने डिफीट कर दिया, लड़ाई में हरा दिया चौहान्स को 12th सेंचुरी के मिडिल में 1165 में. चौहान्स, जिनको कि चहमनाज भी बोलते हैं, ऑफ अजमेर. इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर. और चौहान्स के और तोमर्स के अंडर ही दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी. यहाँ पर ट्रेड होने लगा, बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट्स आकर शहर में रहने लगे. उन्होंने कुछ टेम्पल्स वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाए, कॉइन्स यहाँ पर मिंट होने लगे, सिक्के बनने लगे. और उन कॉइन्स को क्या कहा जाता था? दिल्ली वाल, क्योंकि वो दिल्ली में बनते थे और बहुत वाइडली वो सर्कुलेटेड थे. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी. अभी चौहान्स के और राजपूत डायनेस्टी में चौहान्स और तोमर्स के अंडर दिल्ली कैपिटल तो थी, लेकिन ये बहुत वास्ट एरिया को रूल नहीं कर रही थी. दिल्ली एक ऐसे किंगडम की कैपिटल 13th सेंचुरी में बनी जिसका कंट्रोल बहुत वास्ट एरिया में था और उसको कहा जाने लगा दिल्ली सल्तनत.
टेक अ लुक एट टेबल 1, फिर से टेबल 1 को देखिए और उन 5 डायनेस्टीज को आइडेंटिफाई करिए जो एक साथ मिलकर दिल्ली सल्तनत बनाती है। राजपूत डायनेस्टी में वो दिल्ली सल्तनत नहीं थी, सल्तनत बनाती है। राजपूत डायनेस्टी में वो दिल्ली सल्तनत नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया नहीं था। ये शुरू होती है 13th सेंचुरी में टर्किश रूलर्स, जिनको कि हम मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं। सो पहले मामलुक डायनेस्टी, उसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी नंबर 2, नंबर 3 तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद नंबर 4 सैयद डायनेस्टी और नंबर 5 लोडी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टीज मिलकर दिल्ली सल्तनत फॉर्म करेगी। 1526 तक ये चलेगा। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। तो यहाँ के सुल्तान्स ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर बनवाए जिनको कि एज अ होल अभी हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। लुक एट मैप 1, मैप 1 में देखिए लोकेट दिल्ली ए कोना, सीरी एंड जहांपना। ये 3 प्लेसेस आपको लोकेट करने हैं, हो सकता है बाद में मेंशन हो चैप्टर में। ये है दिल्ली ए कोना, उसके बाद सीरी एंड जहांपना, हौज खास, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, देन तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये जहाँ पर फरीदाबाद का बॉर्डर मिलता है, और ये बीच में है यमुना रिवर। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। हालांकि हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि रूलर्स ने पत्थरों के ऊपर टेक्स्ट इंस्क्राइब करवाए हैं, कॉइन्स हैं, आर्किटेक्चर है उस टाइम का जिससे हिस्टोरियंस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, लेकिन सबसे वैल्यूएबल है हिस्ट्रीज, तारीख सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे या फिर त्वारिख प्लूरल में, रिटन इन पर्शियन। सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्रीज, तारीख या फिर त्वारिख, जिनको कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी, जो एलीट लोग बोला करते थे, वो थी पर्शियन, और इसी में ही उस टाइम के जो टेक्स्ट हैं उनको लिखा गया है। ये एक फिगर आपको दी है, 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जिसमें कि पेपर के ऊपर हाथ से चीज़ें लिखी जाती थी, उसको बनाने की 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्रिपेयरिंग द पेपर, पेपर को प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद राइटिंग द टेक्स्ट, उसके ऊपर लिखा जाता है, उसके बाद मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस, जैसे आप हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को या फिर जो इन्फॉर्मेशन दी है चैप्टर में, ऐसे ही मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जो इंपॉर्टेंट पैसेजेस थे, गोल्ड को मेल्ट करके उनको उससे हाईलाइट किया जाता था, और उसके बाद प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, बाइंडिंग प्रिपेयर की जाती थी। द ऑथर्स ऑफ त्वारिख वर लर्नेड मैन। इन त्वारिख के जो ऑथर्स थे वो पढ़े लिखे लोग थे, वो सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पोएट्स या फिर कोर्टियर्स, दरबारी हुआ करते थे, हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज्ड रूलर्स ऑन गवर्नेंस। जो दोनों काम करते थे, ये इवेंट्स को रिकाउंट करके लिखा भी करते थे, और रूलर्स जो सुल्तान थे उनको सलाह दिया करते थे कि कैसे उनको गवर्नेंस करना है, एम्फेसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, कि रूल जो है हमारा वो जस्टिस, न्याय पर बेस्ड होना चाहिए, इस बात पर वो जोर देते थे। नेक्स्ट है द सर्कल ऑफ जस्टिस, जस्टिस का, न्याय का सर्कल। फक्र मुदब्बिर रोट इन 13th सेंचुरी, राइटर का नाम है फक्र मुदब्बिर, 13th सेंचुरी में उन्होंने लिखा था, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, सोल्जर्स के बिना किंग सर्वाइव नहीं कर सकता, एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, सैलरीज के बिना सोल्जर्स नहीं जिंदा रह सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, सैलरी कहाँ से आती है सोल्जर्स की, जो वो पीजेंट्स से, किसान जो है उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उनसे सोल्जर्स को सैलरी मिलती है। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। अब पीजेंट्स कब दे पाएंगे रेवेन्यू, जब वो खुश होंगे, प्रॉस्पेरस होंगे। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और पीजेंट्स खुश कब होंगे, प्रॉस्पेरस कब होंगे, जब किंग जस्टिस को प्रमोट करेगा और ऑनेस्टली गवर्न करेगा सल्तनत को। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि कितने ऑनेस्टली, कितना जस्ट रूल हम कर रहे हैं, उसी से ही पीजेंट्स प्रॉस्पेरस होंगे, अच्छा वो टैक्स देंगे, रेवेन्यू कलेक्ट होगा, अच्छी सैलरी हम दे पाएंगे सोल्जर्स को, और फिर किंगडम जो है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, कुछ एडिशनल डिटेल्स आपको दी है जिनको आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, द ऑथर्स ऑफ त्वारिख लिव्ड इन सिटीज, मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। त्वारिख के जो ऑथर्स थे वो ज़्यादातर शहरों में रहते थे, वो शायद ही कभी गांव में रहे हो, और मेनली दिल्ली में रहा करते थे। सेकेंड, दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, वो रिच रिवॉर्ड्स, इनाम की उम्मीद में सुल्तान के लिए हिस्ट्रीज लिखा करते थे। नंबर 3, दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। बर्थ राइट में क्या होता है, कुछ चीज़ें, कुछ प्रिविलेजेस
राइट्स, अधिकार आपको बाय बर्थ ही मिल जाते हैं। अगर आप राजा के घर में पैदा हुए हैं तो चाहे आप डिजर्विंग है या नहीं, आप ही राजा बनेंगे। इसको बर्थ राइट कहते हैं। जेंडर डिस्टिंक्शन में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से मेन को सुपीरियर समझा जाता है वुमेन से। तो इन दोनों के बेसिस पर ये ऑथर्स कहते थे कि ये हमारे आइडियल्स हैं, ये हमारे आदर्श है, और इनके बेसिस पर ही वो रूलर्स को एडवाइस करते थे। देयर आइडियल्स वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, ऑब्वियसली सब इनसे सहमत हो ऐसा नहीं था। कुछ लोग मानते थे कि नहीं, बर्थ राइट सही नहीं है, जो डिजर्विंग है उसको पोजीशन मिलनी चाहिए, ना ही जेंडर डिस्टिंक्शन सही है, दोनों ही अपने अलग अलग फील्ड्स में सुपीरियर है। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश's डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। अभी 1236 में क्या होता है, सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर रजिया सुल्तान बनती है। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज, क्रॉनिकलर बोलते हैं जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को लिखता है कि कब क्या हुआ, तो उस टाइम के क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था मिन्हाज ए सिराज। उन्होंने माना इस बात को दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन ऑल हर ब्रदर्स, कि रजिया अपने सभी भाइयों में से सबसे ज़्यादा एबल और क्वालिफाइड थी। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, लेकिन ये भी मानते थे कि वो एबल और क्वालिफाइड है, लेकिन फिर भी एक क्वीन उनको रूल करे, एक फीमेल उनको रूल करे, इस बात से वो भी कंफर्टेबल नहीं थे। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली, ना ही उस टाइम के जो नोबल्स थे दिल्ली सल्तनत में, जो दरबारी थे, वो इस चीज़ से खुश थे कि वो इंडिपेंडेंटली अकेली रूल कर रही है। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, और 1240 में उनको थ्रोन से, गद्दी से हटा दिया गया। वॉट मिन्हाज ए सिराज थॉट अबाउट रजिया, मिन्हाज ए सिराज रजिया के बारे में क्या सोचते थे वो आपको दिया है कि क्या उन्होंने लिखा है। मिन्हाज ए सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मेन। अच्छा, उनका मानना था कि ये भगवान ने कुछ आइडियल्स बनाए हैं, सोशल ऑर्डर के कुछ आदर्श हैं जहाँ पर वुमेन को सबॉर्डिनेट होना चाहिए मेन का, तो इन आइडियल्स के अगेंस्ट है क्वीन अगर रूल करती है तो। भगवान ने कहा है कि वुमेन को सबॉर्डिनेट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर वो सभी मेन के ऊपर रूल कर रही है, तो ये तो उसके खिलाफ है। ही देयरफॉर आस्क्ड, इसलिए उसने पूछा, इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, भगवान ने जो चीज़ें क्रिएट की है उसका रजिस्टर है, तो उसके रजिस्टर में सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मेन, क्योंकि रजिया का अकाउंट मेन वाले कॉलम में नहीं है, वो एक वुमेन है। हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज़, तो उसमें क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, वो ज़्यादा एबल भी है अपने भाइयों से, ज़्यादा क्वालिफाइड भी है, लेकिन उन क्वालिटीज़ का क्या फ़ायदा अगर वो एक मेन नहीं है तो। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया मेंशन्ड दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। अपने इंस्क्रिप्शंस में, कॉइन्स में रजिया ने लिखवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर है, बेटी है। दिस वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी, ये क्वीन रुद्रमा देवी ने जो किया उसका बिल्कुल उल्टा था। क्वीन रुद्रमा देवी ने 1262 टू 1289 रूल किया। वो काकातिया डायनेस्टी की रूलर थी, काकातिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल, वारंगल जो कि अभी आंध्र प्रदेश, मॉडर्न आंध्र प्रदेश का पार्ट था। रुद्रमा देवी ने अपना नाम चेंज कर दिया अपने इंस्क्रिप्शंस पर, और ये प्रिटेंड किया दैट शी वॉज अ मैन, कि वो एक मैन है, ऐसा दिखाया लोगों को, बट एक्चुअली में शी वॉज अ वुमेन। अनदर क्वीन, एक और क्वीन थी दिद्दा, रूल्ड इन कश्मीर, जिन्होंने कि 1980 से 1003 तक रूल किया कश्मीर में। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम फ्रॉम दीदी, उनका जो टाइटल था क्वीन दिद्दा वो दीदी से आया था, दीदी यानी कि एल्डर सिस्टर, हिंदी में दीदी बोलते हैं ऑब्वियसली। अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स, उनके सब्जेक्ट्स ने, उनकी जो प्रजा थी, उन्होंने एक तरीके से अपने लव को, अपने अफेक्शन को शो करने के लिए शायद उन्हें ये टाइटल दिया हो। तो ये कुछ क्वींस जो उस टाइम पर रही हैं, जिन जो फीमेल रूलर्स रही हैं, उनके बारे में आपको बताया हुआ है शॉर्ट में। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। Thank you so much for watching.